नहीं मिला हुआ है। तो एक स्लाइसिंग ये भी है। जी, विवेक जी के पास आऊंगा, फिर मैं आऊंगा सुनील जी के पास। विवेक जी, आपने बात सुनी आनंद जी की भी और शिवा जी की भी। शायद कहीं ना कहीं जो एक डिक्टेटोरियल जो टेंडेंसीज होती हैं जो चाइना से निकल कर आई, विशेष रूप से सलामी स्लाइसिंग के द्वारा, कि कैसे इंच बाय इंच आगे बढ़ के आपको खोखला किया जा रहा है। ये ऐसी जैसे एक बड़ी दीवार होती है, तो उस बड़ी दीवार के अंदर से एक एक ईंट खिसका दी जाती है, इधर से एक ईंट, इधर से एक ईंट, फिर ऊपर से एक ईंट, और आपको पता लगता है कि दीवार तो इंटैक्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अंदर से दीवार कितनी खोखली हो गई है, और कैसे आपके अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं, और आपके ऊपर एक ऐसा शिकंजा कस दिया जाता है कि जब तक आपको पता लगता है कि शिकंजा कसा गया है, तब तक आपकी हालत उस मेंढक जैसी होती है, क्योंकि पानी तब 100 डिग्री पे आ जाता है। उस टाइम अगर वो जंप करना चाहे, बाहर निकलना चाहे, तो तब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, ना शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि उसमें जंप करके बाहर निकल जाए। तो RSS and BJP has perfectly applied the salami slicing in India to subjugate us and to convert citizens into subjects. विवेक जी। जी दिनेश जी, ये सलामी स्लाइसिंग की आप बात कर रहे हैं, ये आरएसएस की तरफ से 1925 से भी चल रहा है। मतलब ये पिछले 10 साल से चल रहा है ऐसा नहीं है, ये 1925 से चल रहा है। चाइना जो कर रहा है वो जमीन पर कर रहा है, मतलब उसका जियोग्राफिकल डायमेंशन है, और आरएसएस जो कर रहा है उसका साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। वो लोगों के मनों पर प्रयोग कर रहा है, और पिछले करीब 99 साल से भी, अगले 2 साल के बाद शायद उनकी शताब्दी है, मतलब 98 साल से बहुत ही परसिवियरेंस के साथ में और बहुत ही डॉगेडली वो अपना काम कर रहे हैं। और बहुत ही चुप्पी से, कई साल तो उन्होंने बहुत चुप्पी से काम किया। मतलब हम लोगों को पता भी नहीं चला कि किस तरह से उन्होंने अपने टेंटेकल्स फैलाए हैं, और किस तेज गति से वो उन्होंने अपना प्रभाव लोगों के बीच में जमाया है। अब ये बात अलग है कि उनका प्रभाव आज भी बहुत कम लोगों के मनों पर है, और वो ज्यादातर एक सवर्ण समाज के लोगों पर ज्यादा उसका असर है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है सत्ता पर काबिज होने के लिए, और सत्ता पर काबिज होकर फिर उस स्लाइसिंग को बहुत तेज गति से चलाने के लिए उतनी संख्या काफी है, ये उनको पता है। ये उस मामले में वो बहुत माहिर है, उस गणित में वो बहुत माहिर है, और उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली वो किया है, और उसके लिए उनके लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस भी किया है। हजारों प्रचारक आरएसएस के पिछले 100 सालों से देश भर में अकेले रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपना मित्र परिवार बनाया है, वहां पर उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई है, नॉर्थ ईस्ट से लेके केरला तक। शुरुआत में तो ज्यादातर महाराष्ट्र से गए, विदर्भ से गए, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण गए ज्यादातर, फिर मतलब प्रचारक तो ज्यादातर ब्राह्मण ही गए उनके, और फिर बाकी जो सवर्ण समाज है उसमें से शायद कुछ इक्का दुक्का गए होंगे, तो मुझे पता नहीं। लेकिन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स ज्यादातर इस काम में पूरे देश में गए, और उन्होंने इस ट्राइब को, ये जो आरएसएस का ट्राइब है, उसको जिस तरीके से बढ़ाया है, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि संगठन किस तरह से चलाना चाहिए, संगठन को किस तरह से बढ़ाना चाहिए। ये जो उन्होंने एक काम किया है, मुझे लगता है दुनिया में इस तरह का कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अच्छा, ये करते हुए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लोगों के मनों पर कब्जा तो किया है। हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है उसका एक जहर उन्होंने स्लो पॉइजनिंग करते हुए फैलाया है। वो स्लो पॉइजनिंग जिसको आप चाइना का सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, वो ये आरएसएस का स्लो पॉइजनिंग है, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी का स्लो पॉइजनिंग, जो धीरे धीरे उन्होंने लोगों के मनों में डाला है। 1947 में जब कम्युनल डिसहार्मनी पीक पर थी, उसके बाद जो तुरंत इलेक्शंस हुए, उसमें कांग्रेस को 90% वोट मिला। मतलब उस समय भी इतने कम्युनल डिसहार्मनी के बावजूद लोगों ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को इस देश में रिजेक्ट किया।
इसका मतलब ये था कि उस समय मतलब इतने मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा, कितने हिंदुओं ने मुसलमानों को काटा, उसके बावजूद, और कांग्रेस विलन है इस तरह का प्रचार हिंदू मूल तत्ववादी जो है फंडामेंटलिस्ट उन्होंने किया, उसके बावजूद लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान किया। तो इसका असर जो है वो शुरू हुआ। मुझे लगता है कि अब मैं उसको मतलब लिबरलाइजेशन के साथ में नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन जब लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद से इन जो तेज गति से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस देश में हुआ और टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसका फायदा आरएसएस ने लिया। ये टेक्नोलॉजी के पक्षधर नहीं है, मतलब उस तरह से पक्षधर नहीं है जिस तरह से मतलब ये स्वदेशी जागरण वाले जो है वो पश्चिमी टेक्नोलॉजी को या फिर आरएसएस जो है पश्चिमी जो जीवन पद्धति है उसको नकारते हैं, लेकिन उसका जो भी उनके फायदे की चीज है, मतलब हिटलर का फैशिज्म उनके फायदे की चीज है, टेक्नोलॉजी उनके फायदे की चीज है, वो सारा कुछ वो अपनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो पुराणपंथी आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए ये मॉडर्न टूल्स का वो इस्तेमाल करते हैं। उससे उनको कोई परहेज नहीं है। तो लिबरलाइजेशन के बाद में इस देश में टेक्नोलॉजी का जो प्रचार प्रसार हुआ उसके इस्तेमाल से आरएसएस बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है और एक न्यू एजुकेटेड क्लास पैदा हुआ, एक अपर कास्ट वाले जो लोग हैं वो डॉक्टर इंजीनियर में, उसका एक क्यों आरएसएस क्यों इतने तेज गति से बढ़ा, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है जिसकी हम चर्चा बहुत नहीं करते हैं, वो ये है कि समाजशास्त्रीय जो विषय है, सोशल साइंसेस के जो विषय है उसको हमारे समाज में हमारे देश में दुय्यम माना गया। मतलब सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है और पॉलिटिकल साइंस है, ये वो लोग पढ़ते थे जिनको इंजीनियरिंग मेडिकल में एडमिशन, जो मेरिटोरियस लोग हैं वो समाजशास्त्र का अभ्यास नहीं करते थे। जबकि हमारे समाज में अगर कुछ उच्च मूल्यों की अवधारणा हमें करनी है तो हमें ये सारे जो साइंसेस है, सोशल साइंसेस, उस पर जोर देना चाहिए था। लेकिन ये सारे लोग जो है जो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उनकी समाजशास्त्रीय धारणा जो है वो आरएसएस की कैप्टिव बनी, क्योंकि उन्होंने बाकी कुछ पढ़ा ही नहीं। दुनिया में क्या समाजशास्त्र की दृष्टि से किस तरह के उच्च विचार दुनिया में बढ़े पले हैं, इसका उनको कोई जानकारी नहीं थी उनको। तो उसको वो जो फर्टाइल ग्राउंड था, वो जो वैक्यूम था समाजशास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से, उस वैक्यूम में ये लोग घुस गए और टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया और ये बढ़े। तो ये स्लाइसिंग उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली किया है। समाज के हर क्षेत्र में उनकी यूनियन है, समाज के हर क्षेत्र में उनकी संगठन है। आप कल्पना नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि अगर आप गिनती शुरू करें तो 50, कम से कम 50 तो संगठनाएं है ही, और उसकी उप संगठनाएं अगर आप देखेंगे तो 100 से ऊपर संगठनाएं इनकी समाज के अलग अलग तबकों में काम कर रही है। तो बहुत तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिकली उन्होंने वो अपनी पैठ बनाई है। और उसके बाद जब 2014 में इसकी सरकार आई, उसके बाद उसको और इनविगोरेट किया है, उसको एक्सेलरेट किया है सत्ता का उपयोग करके। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि ये जो पिछले 10 साल में हुआ है वो इनऑर्गेनिक है। उससे पहले जो आरएसएस ने किया है वो ऑर्गेनिक था, इसलिए उसकी पैठ जो है वो काफी सख्त बनी है, उसका बेसिस बहुत। लेकिन ये पिछले 10 साल में जो किया है वो आर्टिफिशियल है और इसका एक एंटीपैथी जनरेट हुआ है। इसकी वजह से समाज में एक एंटीपैथी जनरेट हुआ है आरएसएस की वजह से, और आरएसएस को पता ही नहीं चला है कि उन्होंने 90 साल जो काम किया वो पिछले 10 साल में जो उन्होंने जल्दबाजी की बीजेपी ने और मोदी शाह की सरकार ने, और जिसको आरएसएस ने सपोर्ट किया, उसके चलते उनका जो 90 साल का काम है उसके अगेंस्ट में निगेटिव वाइब समाज में पैदा हुए हैं। और मुझे बहुत आशा है कि ये जो इन्होंने जल्दबाजी की, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, यही इनका नेमेसिस होगा। इसी से मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। कल एक नागपुर में एक सभा का आयोजन हुआ था जिसके ऑर्गेनाइजर्स में मैं एक था। उस सभा का नाम था निर्भय बनो, और एक मूवमेंट चल रहा है महाराष्ट्र में निर्भय बनो, जिसकी अभी तक 25 सभाएं हो चुकी है, जिसमें सारे सिविल सोसाइटीज के लोग आए हैं। नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के इस शहर में
उस सभा को जिस तरह का रिस्पांस मिला, आप कल्पना नहीं कर सकते। 1200 कैपेसिटी का हॉल फुल हो गया था, लोग आयल्स में बैठे थे, बाहर खड़े थे, कम से कम 1,500 से 2,000 लोग उस सभा में आए थे और सभागार के अंदर से लोग जो रिस्पांस दे रहे थे वो एक इंडिकेटर था कि शायद हवा जो है, हवा का रुख बदल रहा है। अब उस हवा की आंधी बनती है क्या, ये हमें पता नहीं, लेकिन जिस स्लाइसिंग की आप बात कर रहे हैं वो स्लाइसिंग जो है जल्दबाजी का प्रयोग जो पिछले 10 साल में हुआ, उसका एक निगेटिव असर उस स्लाइसिंग का हो रहा है और एक थोड़ी आशा बनी है। पता नहीं 2024 में क्या होगा, लेकिन जब इस तरह का काम आप करते हैं तो उसका एक निगेटिव रिस्पांस भी समाज में अपने आप पैदा होता है, क्योंकि आज भी 62% लोग आपको वोट नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रयोग जो है शायद सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं और उसके लिए कोशिश भी कर सकते हैं।